बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। अमीर बलाज के कत्ल के बाद एहसन शाह को मर्डर किया गया और फिर तीफ़ी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट का जैसे ही मर्डर होता है, ये सारा मामला जो है एक नई सूरत हाल इख्तियार करता हुआ नज़र आता है। तीफ़ी भट्ट जो कि एक अरसे से बैरून मुल्क मफरूर हैं, वो भी मंजरे आम पे आ गए और इस वक्त वो कौन सी कंपेन चला रहे हैं जो आगे चलकर बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इसके साथ साथ अमीर मासब जो कि बालाज के छोटे भाई हैं, उनका एक बड़ा ही अहम बयान सामने आया है। उसमें वो किन चीज़ों से पर्दा उठा रहे हैं और हुकूमत वक्त के साथ साथ जो हमारे इदारे हैं वो क्यों नहीं इस दुश्मनी के हवाले से कुछ ऐसे अमली इक़दाम कर रहे कि जिससे ये आग ठंडी हो सके। दूसरी तरफ कैसर भट्ट लखोडेर जो हैं, क्या वाकई ही उन्होंने बालाज ख़ानदान के साथ मुनाफ़कत की है, या वो ये सुलह नहीं चाहते थे तीफ़ी भट्ट के साथ, या कि इस वक्त कैसर भट्ट लखोडेर को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि तीफ़ी भट्ट के सामने कभी भी कोई खड़ा हुआ है तो उसको गिराने की कोशिश की गई है। सो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है और इस वक्त तीफ़ी भट्ट खुद तो बैरून मुल्क मफरूर हैं और पुलिस ने उनके इंटरपोल के हवाले से जो भी इक़दाम किए हैं उन पे इतने महीने गुजरने के बावजूद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया जा रहा, और इस दुश्मनी को मज़ीद हवा देने से क्या खौफनाक सूरत हाल आगे सामने आ रही, इस हवाले से मीर मौसब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि अमीर बलाज को 18 फरवरी 2024 में मर्डर किया गया, 6-7 माह का अरसा गुजर चुका है। अमीर बलाज के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं केस के, जैसे कि तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन एहसन शाह जो कि एक सहूलतकार था या जिसने रेकी की या जो भी चीज़ें उसके हवाले से सामने आई, उसको पकड़ा भी गया, फिर उसको शूट किया गया, उसको मर्डर कर दिया गया। एहसन शाह का जैसे ही ये मामला हुआ और उसके 8 या 10 दिन बाद ही जो तीफ़ी भट्ट है इसके बहनोई को कत्ल कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये कत्ल होता है तो सारे का सारा सिनेरियो जो है इस बिलखुसूस ये जो दुश्मनी है ट्रक्का वाला ख़ानदान की और तीफ़ी ख़ानदान की, इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है और वो आती है कि इस दुश्मनी में एक तीसरा ख़ानदान यानी कि जो लखोडेर, कैसर भट्ट वग़ैरह हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। पहले तो जो जवेद भट्ट का मुकदमा है उसमें नामज़द भी किया गया कैसर भट्ट लखोडेर को। उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि जैसे कि जब से अमीर बलाज का मर्डर हुआ है तो कैसर भट्ट बिलखुसूस जो है उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से, न डर होकर, बड़े ही दबंग अंदाज से हमेशा ही सोशल मीडिया पे आकर तीफ़ी भट्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। वैसे कभी इससे पहले किसी की इस तरह की जुर्रत नहीं हुई कि कोई फ्रंट पे आके इस तरह का तीफ़ी भट्ट के हवाले से कोई बयान दे, तीफ़ी भट्ट के हवाले से कोई क्रिटिसिज्म करे या इस तरीके से। लेकिन जैसे ही जवेद भट्ट का कत्ल होता है तो जवेद भट्ट के कत्ल के कुछ घंटों बाद ही कैसर भट्ट को और अमीर फ़तेह को नॉमिनेट कर दिया जाता है और उसके बाद एक मुनज़्ज़म इंटरव्यू जो है वो सामने आता है, जो कि एक प्लांटेड इंटरव्यू था तीफ़ी भट्ट का, क्योंकि वो एक इश्तिहारी मुल्ज़म है, लेकिन उसका इंटरव्यू भी किया गया और उसके बाद उसने उसमें एक पॉइंट रेज़ किया कि ये जो सारा मामला है, यानी अमीर बलाज के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ने की बजाय या उनको अरेस्ट करके शामिल तफ्तीश किया जाए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि एक ही ख़ानदान यानी ट्रक्का वाला ख़ानदान जो है एक अरसे से वो इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ रहा है, क्योंकि उनका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है इस दुश्मनी में। लेकिन उसमें एक कैसर भट्ट लखोडेर को जो है इस पूरे मामले में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, जो कि अब एक कैंपेन की सूरत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि इसमें जो नईम शाह था, इसी तरह बिलाल जमशेद और एक डीएसपी साहब का अतीक सिंधु, इन 3 लोगों का नाम लिया था तीफ़ी भट्ट ने, जो उसने एक इंटरव्यू दिया था अभी कुछ रोज़ पहले। उसके बाद ये तीनों लोग ही अब मंजरे आम पे आ गए हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं।
जिसमें के कैसर बट लखुडेर के हवाले से सेम ये वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि तीफी भट्ट ने इस्तेमाल किए थे। क्या वाकई ही ये जो 3-4 लोग हैं जिनके नाम लिए गए हैं ये उस सुलह में मौजूद थे? अमीर बलाज जो कि चाहते थे कि सुलह हो, उस वक़्त इतने साल गुजरने के बाद अब इन लोगों को याद आया है कि इन्होंने ये कैंपेन इस तरीके से चलानी है जैसे कि तीफी भट्ट चाहते हैं। उससे पहले इन्होंने अमीर बलाज भी 3 साल बाद उनको मर्डर किया गया जब ये सुलह की बातें चल रही थी। तो 3 साल ये वो लोग हैं कि इन्होंने क्या अमीर बलाज को नहीं बताया था कि जो कैसर बट है उन्होंने कहा कि ये मुनाफकत की सुलह है। सो ये बात जो है ये समझ से बालातर है कि एक ऐसे वक्त पे इस पे कैंपेन चलाई जा रही है जबकि एक जवेद भट्ट का मर्डर हुआ और उससे पहले अमीर बलाज का मर्डर हुआ, लेकिन कातिल ढूंढने की बजाय जो तोपों का रुख है तीफी भट्ट का, जो कि खुद भी एक इश्तिहारी हैं, मुलजिम हैं और उनको खुद सरेंडर करना चाहिए क्योंकि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होते हैं इससे मज़ीद चिंगारियां जो हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। इस हवाले से अमीर मौसफ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बयान सामने आया। पहले मैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि अमीर मौसफ क्या कह रहे हैं और उनको ये बयान देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, ये भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ। जी, मेरा नाम अमीर मौसफ है और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ होने वाले जुल्म के ऊपर बात कर सकूँ। तकरीबन अरसा 30 साल से मेरी फैमिली ये चीज़ फेस कर रही है, खून रेजी स्टार्टिंग फ्रॉम 1994 अक्टूबर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने मेरे दादा मरहूम को कत्ल करवाया, किसने? तीफी ने। किन से? इश्तिहारियों से। कौन थे वो इश्तिहारी? कौन था जिन्होंने उनको असलहा प्रोवाइड किया? कौन था जिसने उनको गाड़ी प्रोवाइड की? कौन था जिसने उनको 2 दिन पहले बिठा के अपने घर में प्रॉपर रैकी दी और इस चीज को आर्किटेक्ट किया? तीफी भट्ट उसका नाम है जिसने सब किया। अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं, आज भी कोट लखपत जेल में वहीद और वहीदिया नामी मुलजिम मौजूद है और आप जाकर उससे तस्दीक कर सकते हैं किसने इन सबको ये चीजें प्रोवाइड की और उन्हें कहा कि अटैक करो, बिल्ला पहलवान को मारो। 1995 जब मेरे उस वक्त के जो मुद्दई थे मेरे अब्बा के मामू भाई पहलवान, उन पे अटैक करवाया गया। कौन था उस अटैक के पीछे? उस अटैक में भी 7 बंदे शहीद हुए। कौन था उस सबके पीछे? पूछा जाए, उस अटैक का भी आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि उसका आर्किटेक्ट कौन था। उसका आर्किटेक्ट तीफी भट्ट था। वहीद और वहीदिया उस पे भी मौजूद था। 2003 आ जाए, 2003 में मेरे अब्बा पे अवाने अदल में अटैक हुआ जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए, 5 लोग शहीद हो गए। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे भी गोगी और तीफी थे। एंड लकीली आज उस केस के भी 2 मुलजिमान नदीम भट्ट और दीमा और आमिर बोड़ा आज भी कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और अगर आपको तस्दीक करनी है आप उनसे जाकर तस्दीक कर सकते हैं। इन्होंने फिर झूठे पर्चे करवाए मेरे अब्बा के ऊपर। 2005 में लक्ष्मी चौक में कत्ल हुए और लकीली उनका जो मुद्दई था चुनर साईं, उनसे पूछा जाए कि उसके पीछे कौन था? कौन था जिसने कहा था कि इसमें टीपू पहलवान को नामजद करो? 2010 जब मेरे अब्बा मरहूम को शहीद किया गया जनवरी 2010 एयरपोर्ट के ऊपर, कौन था इसके पीछे? अगर आप इसकी भी तस्दीक करना चाहते हैं, खुर्रम एजाज नामी मुलजिम आज भी शेखुपुरा जेल में मौजूद है और आप जाकर उससे तस्दीक कर सकते हैं कौन था उस वक्त गाड़ी में मौजूद जो कह रहा था कि तुम उतर के तुम मारो या मैं मार देता हूँ, और उसने उसको पंप करके नशे की हालत में अटैक करवाया जिसमें मेरा अब्बा चल बसे, मेरा अब्बा शहीद हो गए। 2024 कौन था इस अटैक के पीछे? कौन था जिसने शूटर्स भेजे मेरे भाई के लिए और मेरे लिए? आज उनमें से एक नाम नेहाद शूटर मौजूद है कोट लखपत जेल में ही, जिसका नाम हारून है। उससे पूछा जाए कि कौन था जिसने जिप बंद करके पिस्टल उसकी जेब में रखा, पिस्टल ऐसे जेब में रखे और बंद की जिप। कौन था इस चीज के पीछे? इसके पीछे तीफी भट्ट था। नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन जो अब चल रहा है, मेरी एक अपील है अपने अदारों से कि कहाँ है हमारे मुलजमान? हम कहाँ पे तीफी गया, कहाँ पे गया गोगी? क्या हम लोग को नहीं पता? क्या हमारे अदारे इतने कमजोर हैं कि हम लोग इनको नहीं हाथ डाल सकते? क्या हमारे लिए इतना मुश्किल है कि इन जैसे मुलजिमान को पकड़ना जिन्होंने शहर का अमन खराब किया हुआ है, जो लोगों के घर खराब कर रहे हैं, जो सूद का निजाम चला रहे हैं? सेकेंडली, मेरी इतलात के मुताबिक तीफी जो बैरून मुल्क मौजूद है और गोगी जो के पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सरकारी रिहायशों को पनाहगाह बना बैठा है अपनी और वहां पे छुपे बैठे हैं, ये दोबारा किसी अटैक का प्लान कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, इनको एक लाहौर में जो डीएसपी जो बड़ी हसास पोस्ट पे हैं, उसने किसी कुन्नू नामी गैंगस्टर के साथ इंगेज करवाया है
जिसमें तकरीबन काफी हेफ्टी अमाउंट दी जा रही है और मुझे और मेरे छोटे भाई को मारने की प्लानिंग की जा रही है। आई डाउट कि ये जो जवेद भट्ट के मर्डर में मेरे भाई का नामजद किया गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग। लिहाजा आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर द हेड ऑफ सिटी पुलिस लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब टू लुक दिस मैटर पर्सनली, बिकॉज मैं अपनी फैमिली का वाहिद सरबराह हूँ और मेरी फैमिली किसी किस्म का मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये इन लोग की जो प्लानिंग है ये मुसलसल करते जा रहे हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, ताकि ये मजीद इस तरह के सर अंजाम ना दे सके अपने कारनामे। मेरी इल्तिजा है कि हुकूमत वक्त से और इदारों से कि इस 3 दिहाइयों में जो जुल्म ढाया गया मेरे खानदान पे, इस चीज का हमें इंसाफ फरहम किया जाए। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये अमीर मौसम जो कि अमीर बलाज के छोटे भाई हैं और वो कोनू नामी कोई गैंगस्टर बता रहे हैं कि जिसको एक डीएसपी हैं जो कि एक हसास पोस्ट पे भी हैं, उनके बारे में वो निशानदेही भी कर रहे हैं कि उनकी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट भी है और उस गैंगस्टर को कुछ अरेंज किया गया है, पैसे दिए गए हैं कि अमीर मौसम और अमीर फ़तेह जो है उसको टारगेट किया जाए। और इस हवाले से वो ये भी बता रहे, क्योंकि कुछ रोज़ पहले मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी, उसमें मैंने ये पॉइंट रेज़ किया था कि अमीर फ़तेह को इसमें इन्वॉल्व करने का मकसद जो है एक ये भी है, जो कि एक एफ़आईआर दर्ज की गई जो कि एक बोगस एफ़आईआर लगती है, इसलिए कि उसका 4 दफ़ा जवेद भट्ट के मर्डर की जो एफआईआर है उसका मतन तब्दील किया गया। पहले उसको उसमें सीआईए के कुछ ऑफिसर्स को नॉमिनेट करने की कोशिश की गई, जब वो नहीं हो सका तो फिर कैसर भट्ट लखुडेर और अमीर फ़तेह को उसमें नॉमिनेट कर दिया गया। जाहिर है जब किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर 302 की सेक्शन लगी हो तो फिर ज़मानत भी करवानी होती है, अदालत में हेयरिंग्स पे भी जाना होता है, वकला से भी मिलना होता है। सो उसमें बाहर तो किसी ना किसी तरीके से निकलना ही है। लेकिन अब इस सारे मामले में अगर अमीर फ़तेह जो है, जो कि अमीर मौसम एक पॉइंट रेज़ कर रहे हैं कि इस सूरत हाल में उनका या उनके किसी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि उनके किसी फैमिली मेम्बर का कोई नुकसान होता है तो वो इसके मुतहम्मिल नहीं हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक ख़ानदान है, उनके इतने नुकसान हो चुके हैं, ये कोई ऐसे नुकसान नहीं है, क्योंकि जो जानी नुकसान है वो तो उनका जो लॉस होता है वो किसी भी सूरत पूरा नहीं हो सकता। सो इदारे और हुकूमत जो है वो क्यों नहीं, जो मरकज़ी मुल्ज़मान है जैसे कि वो निशानदेही भी कर रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हैं, जो नॉमिनेटेड इसमें मुल्ज़मान थे या जो कुछ मुल्ज़मान पकड़े गए उन्होंने जिनका इसमें इशारा दिया कि कौन था उनको तैयार करने वाला, कौन था उनको उनसे ये सारी कार्रवाइयाँ करवाने वाला। टीफी और गोगी भट्ट के हवाले से जैसे कि वो पॉइंट रेस कर रहे हैं तो क्यों नहीं इन लोगों को अरेस्ट किया जाता। गोगी भट्ट के हवाले से वो बता रहे हैं कि उनको सरकारी जगहों पे छुपाया गया, जैसे कि अभी 2 रोज़ पहले एक खबर सामने आई थी कि कराची में एक जगह से गोगी भट्ट को अरेस्ट किया गया है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सीआईए वाले जो हैं अभी उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। हो सकता है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया हो, लेकिन उसकी अभी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, पूछगिछ है, वो की जा रही है और अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले जो हैं वो ये नहीं बताना चाहते हों कि वो पकड़ा गया है। लेकिन इस हवाले से अभी कोई अथेंटिक प्रूफ जो है वो सामने नहीं आया कि गोगी भट्ट पकड़ा गया। दूसरी तरफ तीफी भट्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, इंटरपोल के ज़रिए या और भी कुछ लीगली चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करके तीफी भट्ट को क्यों वापस नहीं लाया जा रहा। एक ऐसी आग जो कि जल रही है। और अब दूसरी तरफ एक मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट उठाऊंगी कि तीफी भट्ट जो हैं वो बच्चों के साथ अब लड़ाई ना करें, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, अमीर मौसम और अमीर फ़तेह, क्योंकि अमीर बलाज जो है वो वैसे मर्डर हो चुका है, तो बच्चों के साथ जो है वो लड़ाई जेब नहीं देती है। और इस तरह की खाना जंगी या इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं जो कि पॉइंट रेस किया जा रहा है अमीर मौसम के इस स्टेटमेंट में, ये इसके हवाले से इस वक्त जो है वो फौरी तौर पे इदारों को, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और ये बतौर शहरी उनका हक है कि उनको हर तरह की सहूलत फ्राहम की जाए कि उनकी जो जान को ख़तरा है या जो उनको ख़तरात लाहक हैं, या इस हवाले से जो वो पॉइंट रेस कर रहे हैं कि कौन से गैंगस्टर हैं, कौन से डीएसपी हैं, जो ये सारी मिलके एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं कि अब अगला टारगेट कौन है,
तो इस हवाले से कि इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो और कोई मज़ीद इसमें जानी ज़िया हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो उससे पहले जो है वो सबको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक तीफी बट अरेस्ट नहीं होगा, गुगी बट अरेस्ट नहीं होगा, तब तक इन मामलात का हल जो है वो निकलता नज़र नहीं आता। वो इसलिए कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो मुल्क से बाहर हैं और बाहर बैठ के वो इस तरह की मरबूत एक कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि जैसे कि गोगी भट्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, उसको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया है कि आज तक उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सका। क्या किसी को पता नहीं है? सबको पता होता है कि कौन कहाँ पे है, मोबाइल लोकेशंस और सारी चीज़ों से पता चल जाता है, लेकिन दानिस्ता तौर पे क्या इतना असर और रसूख है उन लोगों का कि उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, और फिर जिनका जानी ज़िया हो रहा है उनको एटलीस्ट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना हुकूमत का काम है, इदारों का काम है। दूसरी तरफ अब जो तीफ़ी भट्ट हैं, जैसे कि वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन्होंने कैसर भट्ट लखू डेर के हवाले से उनको नामज़द भी कर दिया अपने बहनोई के मुकदमे में। चले वो तो एक अपनी तरफ से जो भी उन्हें किसी पे डाउट था उन्होंने कर दिया, शूटर जो हैं वो भी पकड़े गए हैं। अब वो क्या बताते हैं इस हवाले से, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। लेकिन एक कैंपेन जो है वो अतीक सिंधु, साबका डीएसपी मियां बिलाल और नईम शाह, तीनों किरदारों को लेके चलनी इस वक्त सोशल मीडिया पे शुरू हो चुकी है, और जो कि कुरान पाक पे हलफ दे के ये कैंपेन चलाई जा रही है, जो कि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल आगे चल के ये नज़र आ रहा है कि ये एक शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। वो इसलिए कि ये जो अतीक सिंधु हैं, मियां बिलाल है, नईम शाह है, ये लोग तो अब हलफ दे के कह रहे हैं जी कि कैसर भट्ट ने कहा था जब ये सुलह होने जा रही थी तीफी भट्ट की और बलाज ख़ानदान की, तो तब कैसर भट्ट ने तीफी भट्ट को मना कर दिया था। अब सवाल ये है कि ये जो 3 लोग हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अगर 3-4 साल पहले की बात है कि जब ये सुलह हो रही थी और उसमें कैसर भट्ट ने इस तरह का कोई मुनाफकाना रोल, चले हम इनकी बात मान लेते हैं, मुनाफकाना रोल प्ले किया था, तो इन लोगों ने उस दौरान कभी भी बलाज को नहीं ये बताया कि अमीर बलाज को कि कैसर भट्ट ने कोई ऐसा रोल प्ले किया है। और अगर तब नहीं बताया और फिर अब एक ऐसे मौके पे ये कैंपेन शुरू की जा रही है जब कैसर भट्ट को एक जो मुकदमा है उसमें नामजद भी किया गया है, तो फिर ये थोड़ी सी मशकूक कैंपेन लग रही है, क्योंकि इस हवाले से कैसर भट्ट और जो उनके बाकी लोग हैं, जैसे फैमिली के लोग हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यही इस कैंपेन के हवाले से ही बता रहे हैं कि ये एक गलत कैंपेन चलाई जा रही है। एहसन शाह को मर्डर के बाद अब अगला टारगेट तीफी भट्ट का कैसर भट्ट है, और वो इसलिए कि तीफी भट्ट के सामने कभी कोई खड़ा होकर अगर उसके बारे में कोई इस तरह की बात करेगा, उसको चैलेंज करेगा या वो जो भी उसने किया वो बताया जाएगा, तो फिर वो अपने सामने उस बंदे को खड़ा नहीं होने देता। सो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए कि जिस तरीके से एहसन शाह को निशाना बना के और एंड में सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है जो उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चली और फिर उसको मर्डर कर दिया गया। सो कैसर भट्ट के हवाले से भी अब इसी तरीके की एक कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। और जो इसमें ये जो 3-4 लोग हैं जिनका मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि बिलाल जमशेद है, इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा है, ये उसमें हलफ उठा रहे हैं, कुरान पाक इन्होंने आगे रखा हुआ है और उस पर हलफ दे के जो है वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कैसर भट्ट ने ये बात की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिलाल जमशेद हैं, इनका एक इंटरव्यू है जो कि शाहिद चौधरी यूट्यूबर हैं जो कि इस केस को काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे हाईलाइट किए हुए हैं। उन्होंने तीफी भट्ट का भी एक इंटरव्यू किया है शाहिद चौधरी ने। अगर आप शाहिद चौधरी के चैनल पे इनका पहले का बिलाल जमशेद का एक इंटरव्यू देखते हैं जब अमीर बलाज 6-7 माह पहले मर्डर हुआ था, तो उसमें ये बिलाल जमशेद ने क्या मौक़िफ़ अपनाया इस सुलह को लेके। उसमें ये बता रहे हैं कि ये सुलह हो रही थी और जब इस सुलह के ऊपर फाइनल हो चुका था कि अब किसी न किसी तरफ इस मामले को लगाया जाएगा, यानी कि एक हतमी डिसीजन इसका किया जाएगा, तो अमीर बलाज ने कॉल की थी और कॉल करके ये कहा था बिलाल जमशेद को
कि मेरी वालदा फ़िलहाल नहीं मान रही हैं और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इस हवाले से अभी कोई बातचीत करूं। उस इंटरव्यू में बिलाल जमशेद कह रहे हैं कि चूंकि उस वक़्त वालदा नहीं मान रही थी अमीर बलाच की, तो बिलाल जमशेद को ये कहा गया था कि अभी थोड़ा वेट करें और इस हवाले से जो कैसर भट्ट की वाइफ हैं वो जाके मुलाकात करें अमीर बलाच की वालदा से और उनको समझाने की कोशिश करें। तब तो इन्होंने बिलाल जमशेद ने अपने उस इंटरव्यू में नहीं बताया कि ये सुलह होने जा रही थी और उसमें कैसर भट्ट लखुडेर जो हैं उन्होंने कोई नेगेटिव रोल प्ले किया, या उन्होंने कहा कि ये मुनाफकत की सुलह है, ट्रकों वाले ख़ानदान से आप सुलह ना करें, वो तो आपसे मुनाफकत कर रहे हैं। आप वो वाला इनका इंटरव्यू देखें, उसमें तो इन्होंने ये पॉइंट रेज नहीं किए। लेकिन अब ये तौबा इस्तग़फ़ार के कुरान पाक आगे रख के और एक ऐसी दुश्मनी के ऊपर हलफ ये सब लोग दे रहे हैं कि जो वन साइडेड स्टोरी बताने से बेहतर है कि उन तमाम लोगों को बीच में बिठाया जाए, बजाय कि आप उन लोगों को बिठा रहे हैं जो कि तीफी भट्ट जो हैं उनके प्लांटेड नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये एक इस तरह की मनज़म कैंपेन है कि जिसका आगे चल के काफ़ी नुकसान नज़र आ रहा है। दूसरा, बलाज कत्ल के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं जैसे कि तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करने की बजाय हुकूमत इस वक्त क्यों खामोश है? क्या किसी और सानिया का इंतज़ार किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई और नुकसान हो इस ख़ानदान का? इसलिए इस वक्त जो है इदारों को, हुकूमत को कुछ ना कुछ जो है वो जिस तरीके से भी हो सकता है ये जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं इनको एक दफ़ा अरेस्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ बलाज के भाइयों की जान को जिस तरीके से ख़तरा है और अब वो बता भी रहे हैं, मीर मौसम का बेसिकली बयान क्यों सामने आया, उसकी रीज़न यही है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है कि उनकी जान को ख़तरा है। तो ये प्लानिंग जो है जो की जा रही है उनके ख़िलाफ़, और तीफ़ी भट्ट जो हैं वो बच्चों के साथ लड़ने से बेहतर है कि अब इस लड़ाई को बस करें, बहुत हो गया। क्योंकि इसलिए कि ये कितनी देर और दुश्मनी चलाई जाएगी। एक अच्छे अंदाज से दिल बड़ा करके जो है इन लोगों को अब सुलह की तरफ आना चाहिए, और बजाय कि किसी एक बंदे को इसमें मौदरे इल्ज़ाम ठहराने के कि जी फ़लाँ ने चाहा तो सुलह नहीं हुई, फ़लाँ ने चाहा तो सुलह नहीं हुई। अगर दो लोग आपस में सुलह करना चाहते हैं तो जितने मर्जी लोग उस दरमियान आ जाएं, अगर अपने दिल किसी ने साफ़ कर लिया है ना तो फिर सुलह होके ही रहती है। लेकिन अगर दिलों में खोट है, मैल है, तो फिर ये इस तरह के बहाने जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि जो शूटर पकड़ा गया है जवेद भट्ट का, अजहर, उसने जी कत्ल किया है। वो वैसे तो पुलिस ने उसे काफ़ी दिनों का अरेस्ट कर लिया है, और उसने इस हवाले से जो रिक्शा इस्तेमाल किया है वो बेसिकली रिक्शा जिस स्टैंड पे खड़ा होता था 2-3 दिन वहाँ पे खड़ा नहीं किया गया, और उसके बाद ये कार्रवाई कत्ल की गई है। और सीसीटीवी में जैसे कि देखा गया मोटरसाइकिल पे एक बुजुर्ग शूटर नज़र आ रहा था, क्योंकि उसने दाढ़ी वगैरह तो लगा रखी थी, अब वो नकली उसने अपना हुलिया बना रखा था, या जो भी मामला, जल्द उसको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अब सामने लाया जाएगा, क्योंकि चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मर्डर से रिलेटेड होने वाली है। इसके बाद जी ये जो शूटर है ये वजीउल हसन नामी एक शख्स है, उसके रिक्शे को ये चलाता था। ये अजहर जो है कातिल, ये बेसिकली इसने रिक्शा जो है वजीउल हसन से ले रखा था, जो कि गड़ी शाहू का रहायशी है, और ये सांदे में वहाँ पे अपना रिक्शा वगैरह चलाता था और उस पर रेंट इसने ले रखा था, रिक्शा किराए पे। अब वो वजीउल हसन जो है जब उसको पकड़ा गया है क्योंकि रिक्शे का नंबर ट्रेस हो गया था, तो उसने फिर इस शख्स का बताया पुलिस को, इसके घर लेके गया, फिर इसको अरेस्ट किया गया है। और अब ये शख्स जो है, पहले तो यही बताया जा रहा था कि इसने बताया कि जी मुझे कैसर भट्ट लखुडेर जो हैं उन्होंने कहा था कि ये मर्डर करो, तो मैंने कर दिया। अब शूटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं कि उसको कैसर भट्ट लखुडेर ने कहा, जाहिर है पुलिस बहुत सारी चीज़ें देखेगी, नंबर्स देखे जाएंगे, कोई कॉल की, कोई जो भी प्लानिंग अगर कैसर भट्ट ने की है तो डेफिनेटली वो ये जो शूटर पकड़ा गया है कोई ना कोई इस हवाले से प्रूफ भी सामने आ जाएंगे। और इसके साथ साथ अब जो कैसर भट्ट हैं वो कह रहे हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है और मैंने मुनाफ़कत की सुलह के हवाले से इस तरीके से बात नहीं की, लेकिन जो तीफ़ी भट्ट है वो ये सब कुछ इस वजह से कर रहा है क्योंकि जब से अमीर बलाच का कत्ल हुआ है तो जो कैसर भट्ट है नो डाउट कि उन्होंने ट्रकों वाले ख़ानदान का अदालत की जो हेयरिंग्स हैं वहाँ भी साथ देते नज़र आए। इसके अलावा
इस हवाले पे सोशल मीडिया को भी वो मुख्तलिफ इस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते नज़र आते थे और उनके साथ इस खड़े भी रहे। और इस हवाले से अमीर मौसम का एक बयान भी कल सामने आया था कैसर बट के हवाले से कि वो हमारे बड़े भाई हैं और उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कंपेन चलाकर जो है वो हमारे दरमियान में कोई ऐसी कदूरत जो है वो पैदा नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ अब अगर देखा जाए तो तीफ़ी बट जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की एक मुनज़्ज़म कंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं और किसी हद तक वो उस कंपेन में कामयाब नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने साथ 3 लोग जो हैं मियाँ बिलाल और इसी तरह ये एक डीएसपी हैं साबका अतीक सिंधु और फिर नईम शाह वगैरह, इन लोगों के नाम लिए थे और ये लोग फौरी तौर पे जो हैं वो अब सामने आ गए हैं और आके बता रहे हैं जी कि बिल्कुल तीफ़ी बट जो हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ 3 लोग ही उस सुलह में शामिल थे, जो बाकी किरदार हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे, वो भी ज़रा सामने आके बताएं कि तब क्या बात हुई थी, क्या मामला हुए थे। और इन 3 लोगों को अब इतने सालों बाद याद आया है कि कैसर बट के बारे में इन्होंने ये कंपेन चलानी है। उस वक्त जो ट्रकों वाला ख़ानदान है तब इन्होंने ये निशानदेही क्यों नहीं की कि कैसर बट जो है वो इनके साथ मुनाफ़कत कर रहा है। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये मसला है और इसके लिए हुकूमत वक्त को, इदारों को फौरी तौर पे जो है ये जो आग जल रही है इसके बिलखुसूस जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं गोगी बट और तीफ़ी बट, उनको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।